Good morning, friends. Welcome to the Super Hot Questions for Promotion class. ये क्लास मैंने स्पेशली आरआरबी के पार्टिसिपेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज की है और ये जो सुपर हॉट क्वेश्चंस हैं जो हम चर्चा करने वाले हैं, ये मेरे आरआरबी के पार्टिसिपेंट्स को अपनी परीक्षा में और अपनी प्रमोशन में सफलता के लिए तैयार करने में सक्षम होंगे। हमने इस क्लास के लिए पिछले लगभग 10 सालों के क्वेश्चंस को कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। अनेक एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं और उसके आधार पे जिन क्वेश्चंस का हमको ऐसा लगता है कि जिनके चांसेस काफी ज्यादा हैं, वो क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये क्लास कई पार्ट में स्प्रेड रहेगी। इसका पहला पार्ट इस क्लास का YouTube पर भी डाला जाएगा ताकि जो दूसरे बैंकों के साथी हैं वो भी पूरा फायदा उठा सके। परंतु इसके बाद के कुछ हिस्से हैं और मिनिमम 6 हिस्से होंगे, अधिक भी हिस्से हो सकते हैं। वो अगर पार्टिसिपेंट चाहेंगे तो जो लिंक हम YouTube पे देंगे उनको क्लिक करके वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं इस बात को बता दूं कि आरआरबी में बैंक प्रमोशंस में हमारा सक्सेस रेट 90% से अधिक है और अनेक आरआरबी जैसे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, आर्यव्रत बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, हिमाचल ग्रामीण बैंक और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में हमारे अनेक साथी सीनियर पोजीशन पे इवन अप टू स्केल 4 पहुंच चुके हैं। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और मेरे सारे साथी, मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्लास का पूरा फायदा उठाएंगे। आइएगा मेरे साथ के साथ में कुछ क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। स्क्रीन भी शेयर करूंगा मैं आपके साथ साथ में हम क्वेश्चंस की भी चर्चा करते चलेंगे। ये पहला क्वेश्चन लेंगे हम। रिकॉर्ड क्वेश्चन है। अभी एग्जामिनेशन हुआ है 11 अप्रैल 2021 को, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का हुआ है। उसके कुछ सवाल हमने इसमें शो कर रहे हैं और अनेक बार ये भले लिखा हो कि क्लर्क टू जेएमजी 1 है, लेकिन सेम क्वेश्चंस अलग अलग कैडर्स पर रिपीट होते हैं। इसलिए कैडर की चिंता ना करें, क्वेश्चन की कंटेंट सेम रहती है, वो डिफिकल्ट करता है क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा मेरे साथियों है, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन कोड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन माइका? बड़ा हिट सवाल है, बार बार आता है।
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन फुल फॉर्म है माइकर की। इसमें पहले 9 डिजिट जो है लोकेशन कोड होते हैं माइकर में। फर्स्ट 3 डिजिट्स सिटी कोड, नेक्स्ट 3 डिजिट्स बैंक कोड, और लास्ट के 3 डिजिट्स ब्रांच कोड होते हैं। और उसके बाद 2 डिजिट जो है वो ट्रांजैक्शन के होते हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट का ट्रांजैक्शन कोड क्या है दोस्तों? वो है 16। डिमांड ड्राफ्ट का ट्रांजैक्शन कोड है 16। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। ये कोड्स में अलग से भी करवाने वाला हूं, अलग से भी करवाऊंगा। सारी ट्रांजैक्शंस के कोड अलग से भी करवाए जाएंगे। आज दूसरा क्वेश्चन है मेरे साथियों, ध्यान दीजिएगा। फॉर रेमिटेंस ऑफ मनी थ्रू एनईएफटी और आरटीजीएस फॉर क्रेडिटिंग अकाउंट इन सम अदर बैंक, which code is used for NEFT and RTGS? बड़ा एक सवाल है। NEFT और RTGS में कौन सा कोड का इस्तेमाल किया जाता है? ये कोड है मेरे साथियों IFS कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFS कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFS कोड के बारे में मैं एक दो बातें और बता दूंगा आपको। ये 11 डिजिट का होता है। पहले 4 डिजिट बैंक कोड होता है, 5वां डिजिट 0 है, इस पे रखा गया है, और लास्ट के 6 डिजिट्स ब्रांच कोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे दोस्तों, आइएगा मेरे साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, खूब रिपीट होगा। फिक्स डिपॉजिट है ए और बी के नाम पे, सी को नॉमिनी बनाया गया। एफडी की मैच्योरिटी से पहले डेथ हो गई, अब पेमेंट किससे मिलेगी? किसी बैंक ने अपनी गाइडलाइन नहीं बना दी, आरबीआई ने बताया हुआ है क्या करना। आरबीआई ने कहा है कि फिक्स डिपॉजिट ए और बी के नाम में सी नॉमिनी है। इसके हम बड़े सारे इशू डिस्कशन करेंगे इस पॉइंट की। अलग अलग ढंग से सवाल एग्जाम में दे रहा है। मैं मानकर चल रहा हूं कि आइदर और सर्वाइवर, आइदर और सर्वाइवर। अगर ये आइदर और सर्वाइवर है तो मैच्योरिटी पे पेमेंट सर्वाइवर को मिल जाएगी। मैच्योरिटी से पहले पेमेंट लेनी होगी तो सर्वाइवर प्लस मृतक के लीगल हेयर्स को, बी प्लस लीगल हेयर्स ऑफ ए को मिलेगी, अगर मैच्योरिटी से पहले लेनी है तो। अगर मैच्योरिटी पे लेनी है तो सर्वाइवर यानी बी को मिल जाएगी। लोग मुझसे सवाल करते हैं जी नॉमिनी, मैंने कहा नॉमिनी तो भाई साफ बात है, नॉमिनी तो पिक्चर में तभी आएगा जब दोनों डिपॉजिटर्स की डेथ हो जाए। नॉमिनी तो पिक्चर में आता नहीं तब तक, चैप्टर क्लोज्ड। एक बार अब एक स्टूडेंट ने मेरे से सवाल किया, बोले साहब ये छोड़िए, आइदर और सर्वाइवर को छोड़िए, अगर ये ज्वाइंटली ऑपरेटेड होता तो। मैंने कहा फिर चाहे मैच्योरिटी पे ले ली चाहे बिफोर मैच्योरिटी ले ले, तो मिलेगा सर्वाइवर को प्लस लीगल हेयर्स ऑफ डिजीज यानी ए को मिलेगा। नॉमिनी तब भी पिक्चर में नहीं आएगा। चौथा सवाल देखिए दोस्तों, बड़ा लंबा सवाल, बड़ा लंबा सवाल। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन है जिसमें दोष ना तो बैंक का है और ना कस्टमर का है, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है, कस्टमर ने ट्रांजैक्शन नहीं की।
कई सिस्टम में डिफॉल्ट, और कस्टमर ने ट्रांजेक्शन को चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन या सातवें दिन बैंक को सूचना दी। जब बैंक से मैसेज आया तो इस केस में अगर बीएसबीडी का कस्टमर है तो लायबिलिटी मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होगी? जरा बात को समझ लीजिएगा दोस्तों। 3 दिन के भीतर सूचना दे देता कस्टमर तो कस्टमर की कोई लायबिलिटी नहीं थी। 4 से 7 दिन के बीच में सूचना दे रहा तो लायबिलिटी है। लायबिलिटी कितनी है? बीएसपीडीए के कस्टमर के केस में 5,000 रुपए, 5,000 मैक्सिमम लायबिलिटी। और दूसरा सेविंग अकाउंट होगा तो मैक्सिमम लायबिलिटी 10,000 है। बीएसबीडीए ना होकर दूसरा सेविंग अकाउंट होगा तो मैक्सिमम लायबिलिटी 10,000 है। नेक्स्ट वो करिए दोस्तों। ये एक सवाल बार बार आ रहा, बोरोइंग्स आर रिपोर्टेड इन विच शेड्यूल ऑफ द बैलेंस शीट? करेक्ट आंसर है मेरे साथी शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 है, शेड्यूल 4 है मेरे साथ, शेड्यूल 4। आरआरबी के एग्जाम्स में शेड्यूल्स का बड़ा महत्व है। एक बार क्विकली कुछ शेड्यूल्स को रिपीट करने की कोशिश करेंगे। शेड्यूल 1 है कैपिटल, शेड्यूल 2 है रिजर्व एंड सरप्लस, शेड्यूल 3 है डिपॉजिट्स, शेड्यूल 4 है बोरोइंग्स, शेड्यूल 5 है आपका अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, शेड्यूल 6 है कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, शेड्यूल 7 है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस एंड बैलेंस विद अदर बैंक्स, शेड्यूल 8 इन्वेस्टमेंट्स, शेड्यूल 9 एडवांसेस, शेड्यूल 10 फिक्स्ड असेट्स, शेड्यूल 11 अदर असेट्स और शेड्यूल 12 कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो मैंने 12 के 12 शेड्यूल आपको बता दिए हैं। अलग अलग आप क्वेश्चन देखेंगे तो अलग अलग शेड्यूल पर सवाल आए हुए हैं। फिलहाल बोरोइंग्स की बात करेंगे तो शेड्यूल 4 है। आइए, डीडी ऑफ हाउ मच अमाउंट विल बी इश्यूड only by debiting the account or against check and note in cash। आरबीआई की गाइडलाइन कहती है कि 50,000 रुपए या उस ऊपर का ड्राफ्ट या बैंकर चेक कैश के अगेंस्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो आंसर होगा 50,000 एंड अबव। यहीं पे वो क्वेश्चन कर देता कि कैश में ड्राफ्ट कितने तक का पे किया जाएगा, तो हो जाता 49,999। 7. As per negotiable instrument act, cross checks are to be paid। How cross checks are to be paid? cross checks का भुगतान कैसे किया जाएगा? क्या कैश में कर देंगे? ना, कैश में नहीं करेंगे। कैश में नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? बैंक को करेंगे और बैंक किसी अकाउंट में डालेगा। बैंक को आप कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि बैंक ने तो किसी अकाउंट में डालना है। 8. What are the main features of general crossing? क्या होती है जनरल क्रॉसिंग? 2 parallel lines anywhere on the face of the check। बीच में एंड को लिखो लिखो, ना लिखो ना लिखो, एंड कंपनी लिखो लिखो ना मत लिखो। तो क्या है एसेंशियल जनरल क्रॉसिंग की? 2 पैरेलल लाइंस। स्पेशल क्रॉसिंग में समझ लीजिएगा। स्पेशल क्रॉसिंग के एसेंशियल है नेम ऑफ ए बैंक ऑन द फेस ऑफ द चेक विद और विदाउट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। नेक्स्ट मूव करिए। सरसाई हैज बीन फॉर्म्ड एज पर प्रोविजंस ऑफ द सरफेस एक्ट। इन सरसाई C stands for, सरसाई तो आपको पता है
मेरे साथी जो मेरे साथ जुड़े रहे खूब अच्छे तरह पता है, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड असेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया। तो सी क्या हो गया दोस्तों, सेंट्रल। आर क्या हो गया, रजिस्ट्री। एस क्या हो गया, सिक्योरिटाइजेशन। ये हो गया असेट रिकंस्ट्रक्शन। ठीक, तो सी स्टैंड फॉर सेंट्रल। In respect of security charge in favor of the bank, action under SARFAESI can be initiated for taking possession of securities if the account is NPA. पहली condition account should be NPA and recoverable dues are, गलती हो जाती है यहाँ पे, more than 1 lakh है, 1 लाख and above नहीं है, more than 1 lakh है, more than 1 lakh है। तो कंडीशन क्या है, एनपीए होना चाहिए, मोर देन 1 लाख के रिकवरेबल ड्यूज होने चाहिए, और ऑफिसर्स के काम लग जाएगा अगर एक से ज्यादा बैंकों ने मिलकर दिया हो। उन बैंकों की सहमति चाहिए जिन्होंने 60% या उससे ज्यादा लेना है, और आपको पता है कि एग्रीकल्चर लैंड का पोजीशन नहीं ले सकते, और आपको यह भी पता है कि पोजीशन लेने से पहले 60 दिन का नोटिस देना होगा कि भाई साहब 60 दिन में जमा करा दीजिएगा, नहीं तो हम पोजीशन ले लेंगे। सेल करनी होगी तो 30 दिन का नोटिस देना होगा। मैंने SARFAESI की सारी बातें कवर कर दी। यहां का सवाल का मतलब था रिकवरेबल ड्यूज शुड बी मिनिमम मोर देन 1 lakh। For recovery of the NPA, for which of the following methods no legal recourse is required? हमारे रिकवरी के अनेक मेथड हैं। SARFAESI लगा सकते हो, डीआरटी में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, लोक अदालत में भी जा सकते हो, नॉर्मल कोर्ट में भी जा सकते हो, लेकिन कुछ मेथड ऐसे जहां को लीगल रिकोर्स नहीं होता। क्या, वन टाइम सेटलमेंट कर लो, कंप्रोमाइज कर लो, और या उस असेट को एआरसी को बेच दो, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दो, कोई लीगल रिकोर्स है नहीं। तो 3 तरीके हो गए, कंप्रोमाइज, वन टाइम सेटलमेंट और सेल टू एआरसी। Relationship between bank and customer when garnish order is received. ध्यान दीजिएगा, बात अगर याद होगी तो सब चीजें समझ में आएंगी। गार्निश ऑर्डर कब आता है, डिपॉजिट अकाउंट्स को अटैच करता है। गार्निश ऑर्डर उन खातों को अटैच करता है जिनमें क्रेडिट बैलेंस हो। अब जहां क्रेडिट बैलेंस है तो हमारा रिलेशनशिप क्या होता है, आप डेटर होते हैं और कस्टमर क्रेडिटर होता है। तो रिलेशनशिप क्या होगा, बैंक डेटर होगा और जजमेंट डेटर बैंक का क्रेडिटर होगा, बैंक डेटर होगा और जजमेंट डेटर बैंक का क्रेडिटर होगा। नेक्स्ट बात, when a person undertakes to discharge liability of a third party in case of his default, क्या कहते हैं, एक आदमी ये कहे कि मैनेजर साहब अगर ये बोरोर आपका पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं दोस्तों, गारंटी कहते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं गारंटी, इंडेमनिटी नहीं कहते, गारंटी कहते हैं। और गारंटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 126 में डिफाइंड है। Who can cross a check or demand draft? जब तक चेक या ड्राफ्ट दिया न जाए ड्रॉयर क्रॉस कर सकता है, और दे दिया तो फिर होल्डर ड्राफ्ट कर सकता है। बिफोर डिलीवरी ड्रॉयर कैन क्रॉस, आफ्टर डिलीवरी होल्डर कैन क्रॉस। Provision on secured portion of the down debt will be 100%
if account is doubtful for कितने साल, डाउटफुल एसेट्स में प्रोविजन के 3 तरह हैं। अनसिक्योर्ड पोर्शन पे तो 100% होगा, कोई डाउट ही नहीं है। सिक्योर्ड पोर्शन पे 3 रेट है। D1 हो यानी डाउटफुल बने 1 साल तक हुआ हो तो 25%, 1 साल से ज्यादा हुआ हो 3 साल तक हो तो 40%, और 3 साल से ऊपर हो गया तो 100%। हालांकि कई बैंकों में जैसे आर्यव्रत बैंक के अंदर D1 हो तो 20%, D2 हो तो 30% और D3 हो तो 100%। D3 किसी बैंक में भी हो तो 100% होगा। तो अनसिक्योर्ड का तो पहले ही 100% था, सिक्योर्ड का भी 100% है। कब होगा? जब अकाउंट को डाउटफुल बने 3 साल से ज्यादा हो चुके हो। व्हाट इज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, भाई सब पहले तो बात समझे, नेट वर्किंग कैपिटल क्या है। नेट वर्किंग कैपिटल मेरे साथ ही होती है, नेट वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यानी करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटा के कुछ बचे तो नेट वर्किंग कैपिटल है। अब ये नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव कब होगी? नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव कब होगी दोस्तों? सवाल तो ये बना हुआ है। स्वाभाविक रूप है जब करंट एसेट कम और करंट लायबिलिटी ज्यादा हो, करंट लायबिलिटी ज्यादा हो करंट एसेट कम हो, तो नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल तब होगी जब करंट एसेट कम हो और करंट लायबिलिटी ज्यादा हो। इनमें से कौन सा मटेरियल अल्टरेशन है? पीरियड चेक को ऑर्डर में बदल देना, चेक पे क्रॉसिंग कर देना, क्रॉसिंग को कैंसिल कर देना, जनरल क्रॉसिंग को स्पेशल क्रॉसिंग में बदल देना। सारे ठीक है, सी को छोड़ के क्रॉसिंग कैंसिल करेंगे तो ये मटेरियल अल्टरेशन, ऑर्डर को बेयर करेंगे तो मटेरियल अल्टरेशन है, स्पेशल क्रॉसिंग और जनरल क्रॉसिंग करेंगे तो मटेरियल अल्टरेशन। बियर से ऑर्डर करें, चेक पर क्रॉसिंग करें या जनरल क्रॉसिंग को स्पेशल क्रॉसिंग बदलें तो ये मटेरियल अल्टरेशन मेरे साथियों नहीं है। तो आंसर इसका हो जाएगा C फॉर कैलकाटा। 18 कैश क्रेडिट लिमिट वाज सैंक्शन इन मिस्टर फेवर ऑफ ए। कितने रुपए के लिए भाई ये लिमिट सैंक्शन हुई है मेरे साथियों? 5 लाख के लिए। 25% का मार्जिन रखा गया, परचेज प्राइस या मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर पर रखा गया। बोरो ने 8 लाख की स्टॉक स्टेटमेंट दी है, कितनी डीपी देंगे? कितनी डीपी देंगे भाई साहब? ड्राइंग पावर सिक्योरिटी पे कैलकुलेट की जाती है। 8 लाख के स्टॉक है, 25% निकालिए मार्जिन, 25% विल बी 2 लाख। 8 लाख में से 2 लाख घटा दीजिए, 6 लाख ड्राइंग पावर निकलेगी। लेकिन ड्राइंग पावर कभी भी लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए इस केस में चाहे ड्राइंग पावर 6 लाख निकलती है तो भी ड्राइंग पावर 5 लाख ही मानी जाएगी। बड़ा एक सवाल है दोस्तों, बार बार आ रहा है, सारे सवाल हिट लिए गए। लिमिटेशन पीरियड ऑफ डिमांड प्रोविजरी नोट, मुझे लगता है कम से कम 10 सवाल 10 बार तो 2020 और 2021 में आ गया। लिमिटेशन पीरियड ऑफ डिमांड प्रोविजरी नोट 3 years
from the date of DPN. 3 years from date of DPN. रुकिए जरा मेरे साथ, मैं 2-3 और लिमिटेशन पीरियड जो हिट है वो आपको बताऊंगा यहाँ, जो आगे के टेस्ट में आने वहां छोड़ देंगे। फिर लिमिटेशन पीरियड फॉर डिमांड लोन 3 years from date of loan. Limitation period for mortgage 12 years. Limitation period for execution of decree 30 years. Next book, who can make nomination? Limitation period for execution of decree 12 years. 12 years. Who can make nomination? Nomination कौन कर सकता है? 3 प्रकार के खातों में नॉमिनेशन का हक दिया गया। इंडिविजुअल के खाते, ज्वाइंट अकाउंट के खाते और सोल प्रोप्राइटरशिप के खाते। इंडिविजुअल के खाते, ज्वाइंट अकाउंट के खाते और सोल प्रोप्राइटरशिप के खाते। इन 3 को छोड़कर कहीं नॉमिनेशन अलाउड नहीं है। माइनर नॉमिनेशन नहीं कर सकता, उसके ब्याह पे नॉमिनेशन उसके गार्डियन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द लोन इज कॉल्ड फार्मेकलाइजेशन? आप ट्रैक्टर का लोन कर लें, हार्वेस्टर कंबाइन का लोन कर लें, उसे फार्मेकलाइजेशन कहते हैं दोस्तों। Charge of hypothecation is not applicable in case of car, share and debenture, book debt, stock. कार पे हाइपोथिकेशन हो सकता है, बुक डेट पे हो सकता है, स्टॉक पे हो सकता है, लेकिन शेयर एंड डिबेंचर पे हाइपोथिकेशन नहीं हो सकता। शेयर एंड डिबेंचर पे प्लेज या लियन होगा, शेयर एंड डिबेंचर पे प्लेज या लियन होगा, हाइपोथिकेशन नहीं होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, देखिए थोड़ा ध्यान रखिए, जो मेरे साथ यहाँ क्लास में बैठे हैं बड़ा ध्यान रखिए। आजकल का जमाना है, YouTube पे बहुत सारा काम चल रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि कुछ लोग पढ़ाने में वो आए हैं जिन्होंने स्वयं ला पढ़ा नहीं, ना LLB करी, ना MCOM किया, ना बैंक में काम किया, ना बैंक में कभी पढ़ाया। तो मैं ऐसा ही, किसी ने मुझे कहा साहब ये देखिए जरा, यहाँ कुछ मुझे शक है, वो YouTube खोला तो सज्जन शेयर एंड डिबेंचर का चार्ज असाइनमेंट पढ़ा रहे थे। वैसा भी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। लियन या प्लेज है दोस्त अजी। और मैं यहां पे इस बात को स्पष्ट कर दूं, पढ़ाई इतना आसान खेल किसी के लिए भी नहीं है। लगभग इस काम को करते हुए 45 इयर्स हो गए, 45 इयर्स। स्वयं MCOM किया, LLB किया, CIB किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स में एग्जामिनर रहा और 12 इयर्स तक बैंक के ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाया, 5 साल प्रिंसिपल रहा, खूब लो पढ़ाया, IIBF की क्लासेस में पढ़ाया, IIBF की क्लास में खूब पढ़ाया, तब जाके आदमी रवा होता है। ये नहीं कि 4 क्वेश्चन पकड़े और पढ़ाना शुरू कर दिया ना, वही गड़बड़ कराएंगे आपके साथ। तो YouTube पे बड़ा केयरफुली जाया करो भाई। क्लेटन्स रूल इज रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, बहुत हिट सवाल है। क्लेटन्स रूल इज रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। कहां में लगता है? CCOD खातों में लगता है, CCOD खातों में लगता है।
Loan against life insurance policies are given in the basis of which value? Face value, paid up value, surrender value. तो करेक्ट आंसर सरेंडर वैल्यू। लोग पूछते हैं साहब सरेंडर वैल्यू क्या होती है? मैंने कहा सरेंडर वैल्यू ये होती है कि तेरी पॉलिसी मैच्योर होनी है, मान लीजिएगा 2030 में, और आप आज ही पैसा मांगो उनसे, आज ही पैसा मांगो, तो जो पैसा वो आज ही देंगे दैट इज कॉल्ड एज सरेंडर वैल्यू, अमाउंट पेबल बाय इंश्योरेंस कंपनी ऑन फोरक्लोजर ऑफ द पॉलिसी। और साधारणतया नॉर्मल एंडोमेंट पॉलिसीज में 3 साल से पहले सरेंडर वैल्यू कुछ होती नहीं है, इसलिए बैंक जनरली 3 साल से पहले पॉलिसी के अगेंस्ट एडवांस नहीं करते। मिस्टर ए अप्रोचेज योर बैंक टू ओपन ए जॉइंट अकाउंट विद ए रिलेटिव। बड़ा हिट सवाल है भाई। विद ए रिलेटिव with the option that till he is alive, he alone can operate the account, and after his death, amount should be paid to second person. The mode of operation will be, सबको पता है फॉर्मर और सर्वाइवर, एक ही डिफरेंस है। अगर लॉ सही ढंग से पढ़ा है, बाद में ऑपरेट नहीं करेगा सर्वाइवर, सर्वाइवर को पैसा मिलेगा, सर्वाइवर को पैसा मिलेगा। यहां लिख देता नॉमिनी भी है, नॉमिनी का कोई रोल है नहीं जब तक सारे की डेथ ना हो जाए। If a counterfeit note is received in a deposit, what should the bank do? बैंक ने क्या करना? जब्त कर लेगा, इंपाउंड कर लेगा, और प्रेजेंट एक्नॉलेजमेंट मांगे तो कैशियर एक्नॉलेजमेंट दे देगा, जब्त कर लेगा और कैशियर एक्नॉलेजमेंट दे देगा। ये बड़ा हिट सवाल है दोस्तों। Which of the following is not a social security scheme? अनेक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। एक प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना दी, आपको पता ही है उज्ज्वला योजना का। ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है। सिक्योरिटी स्कीम क्या होती है? बैंक में खाता खुले, इंश्योरेंस हो जाए, थोड़ा ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाए, थोड़ा बुजुर्गों को कुछ फायदा हो जाए, वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये तीनों सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। KYC in respect of medium risk customer is to be done again once in 8 years. लो रिस्क में 10 साल में एक बार, मीडियम रिस्क में 8 साल में एक बार, और हाई रिस्क में 2 साल में एक बार KYC दोबारा करेंगे। लो रिस्क में 10 साल में एक बार, मीडियम में 8 साल में एक बार, और हाई में 2 साल में एक बार KYC दोबारा करेंगे। When nomination is done in a deposit account, the same is recorded by writing this on passbook or term deposit receipt. क्या लिखते हैं उसमें? नॉमिनेशन रजिस्टर। क्या लिखते हैं? नॉमिनेशन रजिस्टर, नॉमिनेशन रजिस्टर लिख दिया जाता है पासबुक पे और FDR पे। DICGC, Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation, charges a premium of 12 paise per rupees 100 per annum. खूब सवाल आता है। Who insures deposits of the banks? DICGC. What is the premium rate? 12 paise per rupees 100 per annum for providing insurance of deposits. What is the maximum claim they will pay? They will pay maximum claim of 5 lakh. 2020 में बढ़ाया गया था, पहले 1 लाख होता था, 4 लाख और बढ़ा दिया तो 5 लाख होता है। इसका जो प्रीमियम 12 पैसे पर रुपीज 100, इसको कौन पे करेगा? बैंक पे करेगा, कस्टमर पे करेगा, या 50-50 क्या करेंगे?
सारा का सारा बैंक पे करेगा। बैंक 100%, कस्टमर 0%, कस्टमर 0%। तो ये मेरे साथियों जस्ट 1 मिनट, 200 सवाल और कर ले। What is general crossing? Two parallel lines on the face of the chair. और full form of BCSBI, Banking Code and Standards Board of India, Banking Code and Standards Board of India खूब एविडेशन करवाई। Banking Code and Standards Board of India, मुझे लगता है इसके साथ ये हमारा दूसरा ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है और ईश्वर की अगर कृपा रही तो इस 32 सवाल में से कम मिनिमम बता रहा हूं 5 सवाल आने चाहिए परीक्षा में। मिनिमम 5 क्वेश्चन शुड अपियर फ्रॉम दिस 32 क्वेश्चन। ऐसे धीरे धीरे करके आप सवाल जोड़ते चले जाएंगे, 5 से ज्यादा आएंगे, 6-7 भी आ सकते हैं। ओके डियर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आपको और क्लासेस अगर चाहिएंगी तो आप वो यूट्यूब पे जहां भी वो लिंक है उसको क्लिक करेंगे तो आपको बता देंगे कैसे आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।